हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग और आप लोग की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। तो हमने अभी जो स्टार्ट किया है, आपने देखा होगा कि हमने आपका SCERT यानी UP SCERT की बुक आपकी कौन सी है, पृथ्वी और हमारा जीवन, यानी कि जिसको हम भूगोल कहते हैं, कक्षा 6 की, वो स्टार्ट किया है। तो पहले वीडियो में हमने आपको बुक का परिचय दे दिया था, पाठचर्या बता दी थी कि कैसे क्या चीज़ें होंगी। और आज से हम आपका चैप्टर वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें लगभग आपके 11 चैप्टर हैं और 11 दिन में हम इन्हें कंप्लीट करेंगे। एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अगर कोई चैप्टर छोटा है तो उसे हम कंप्लीट कर लेंगे। ये आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो कोई भी एग्जाम हो जो आपका यूपी का है या कहीं का भी। बाकी ये चीज़ें यहाँ से बेसिक तो आपकी कंप्लीट हो जाएंगी और बाकी चीज़ें आपको, देखिए, बेसिक चीज़ें आप यहाँ से ले सकेंगे, क्योंकि देखिए लाइन टू लाइन कभी कभी पूछ लेता है यहाँ से। ठीक है, तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर जैसे कि हमने ऊपर लिखा है कि सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए। तो हम ये मान सकते हैं कि जैसा कि हमने KVS में देखा था, तो वहाँ NCERT का लाइन टू लाइन क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हो सकता है सुपर टेट में भी कहीं ना पूछ लिया जाए, तो इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। देखिए, इसको पढ़ने से किसी भी एग्जाम में जहाँ पे आपकी GS आ रही है तो आपका फ़ायदा ही है। तो यहाँ से आपका बेसिक कंप्लीट होगा और आप अच्छे से अपना आगे पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पहले चैप्टर पर आते हैं। तो पहला चैप्टर हमारा कौन सा है, हम ये देखेंगे। अब देखिए, हमने ये सारी चीज़ें आपको बता दी थी, ये सिलेबस बता दिया था और ये पाठ सूची। देखिए 11 चैप्टर ही हैं, सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। अब ये चैप्टर हमारा ये स्टार्ट होता है पाठ 1। आप देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, पाठ 1। देखिए रेड कर लेते हैं इसको हम। ओके, पाठ 1 कौन सा है, हमारा सौरमंडल। तो हम इसमें जानेंगे सौरमंडल के बारे में। तो सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि लोग इससे जुड़ पाएँ। ठीक है, सबके लिए फ़ायदेमंद है, किसी एक के लिए नहीं है। तो जो जुड़ेगा उसके लिए फ़ायदा है। जहाँ भी GS है, अब हाल ही में आपका वीडियो का एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कल के वीडियो में। तो सारी चीज़ें हैं। तो चलिए हम सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा पहला चैप्टर कौन सा है, हमारा सौरमंडल। ओके, पाठ 1 है कक्षा 6 का पाठ 1 है हमारा सौरमंडल। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कि सौरमंडल में हमें क्या चीज़ें पढ़नी है। ये हमारा पहला पार्ट। देखिए हम सारी चीज़ें लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, लेकिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी उन्हें हम 1-2 बार पढ़ लेंगे। लिखा हुआ है कि रात में जब हम छत या किसी खुले स्थान से आकाश की ओर देखते हैं तो हमें अनेक चमकती हुई आकृतियाँ दिखाई देती हैं। इनमें चंद्रमा एवं तारे शामिल होते हैं। नगरों के तेज प्रकाश एवं प्रदूषण युक्त आसमान से दूर जाने पर ये आकृतियाँ अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट दिखाई देती हैं। आपने सोचा तो होगा कि ये सब क्या है और इन्हें क्या कहते हैं। तो ये लाइन आपके लिए आगे की इंपॉर्टेंट बनेगी, ये लाइन आपकी आगे की इंपॉर्टेंट बनेगी आपके लिए। तो देख सकते हैं आप क्या है यहाँ पर कि पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली सभी आकृतियाँ, जो भी आकृतियाँ हमें दिखाई देती हैं ऊपर, तो पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली ये सभी आकृतियाँ आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहलाते हैं, यानी कैलेस्टियल बॉडी कहलाते हैं। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली ये सभी आकृतियाँ आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इनमें शामिल कौन कौन होता है, सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि शामिल होते हैं। ठीक है, और ये चित्र में आपको देखिए क्या दिखाया गया है। चित्र में आपको दिखाया गया कि बच्चा जो है इसके बारे में सोच रहा है। फिर आगे देखते हैं, आइए विचार करें। तो ये आपको PDF मिल जाएगी, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें जो ज़रूरी है वही हम पढ़ेंगे। फिर आगे क्या हमारी ये इंपॉर्टेंट लाइन और आती है, एक सेकेंड। ओके, तो हम देखते हैं हमें आगे क्या पढ़ना है। आगे क्या है, रात्रि के आकाश में हमें तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियाँ दिखाई देती हैं। इन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, क्या है कि आकाश में हमें तारों के समूह द्वारा बनाई गई, जो तारे बनाते रहते हैं, एक समूह बनाते हैं, और वो जो आकृतियाँ बनती हैं तारों के द्वारा बनाई गई, उन्हें हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। इन चीज़ों को याद रखिएगा। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी, सारी चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है। अब देखिए आगे भी आपका इंपॉर्टेंट आता है। खगोलविदों के अनुसार आकाश में कुल 88 नक्षत्र मंडल हैं। खगोलविदों के अनुसार आकाश में कुल कितने नक्षत्र मंडल है, 88 नक्षत्र मंडल है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, इनमें से कुछ आसानी से पहचाने जाने वाले हैं नक्षत्र मंडल है, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो जो नक्षत्र मंडल आसानी से पहचाने जा सकते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए कौन कौन से नक्षत्र मंडल हैं, और ये कौन कौन से हैं, ओरियन और अर्सा मेजर। अर्सा मेजर जिसे बिग बियर भी कहते हैं, कैनिस मेजर जिसे ग्रेट डॉग भी कहते हैं, और स्मॉल बियर यानी जिसे सप्तर्षि मंडल भी कहते हैं। कौन कौन सा, ओरियन, अर्सा मेजर, कैनिस मेजर और स्मॉल बियर, और जो चीज़ें इसे कहते हैं बिग बियर और ग्रेट डॉग और सप्तर्षि मंडल। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। प्राचीन काल से ही सप्तर्षि मंडल एवं ध्रुव तारे की सहायता से उत्तर दिशा का निर्धारण किया जा सकता है। कहा जा सकता है कि उत्तर दिशा का निर्धारण किसके द्वारा किया जा सकता है, तो सप्तर्षि मंडल के द्वारा, ओके, और किसके द्वारा, और ध्रुव तारे के द्वारा।
किसका दिशा निर्धारण किया जाता है? उत्तर दिशा का। और ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में निकलता है। जैसे कि बचपन में आपने कहानियाँ पढ़ी होंगी, दादी नानी ने आपकी सुनाई होंगी कि देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है आपका कि सप्तऋषि तारामंडल के दो तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। आपने अपनी दादी या माँ से ध्रुव तारे की कहानी जरूर सुनी होगी। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में सदैव स्थिर रहता है, तो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में ही रहता है। तो ये चीज़ें आपको लगभग समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब आते हैं सीधे सीधे हम सौर मंडल पे। बात करें सौर मंडल नहीं, सोलर सिस्टम की बात करते हैं। तो सौर मंडल में आप जानते हैं कि 8 ग्रह होते हैं, पहले 9 होते थे। ये भी चीज़ें आप जानते होंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जान लीजिए कि पहले 9 होते थे, अब 8 होते हैं। ठीक है, और प्लूटो को यहाँ से निकाल दिया गया है। तो देखते हैं हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आगे। सूर्य 8 ग्रह, ठीक है, सूर्य और 8 ग्रह अलग अलग लिखा हुआ है। इन ग्रहों के उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सौरमंडल का निर्माण कौन कौन करता है? सूर्य करता है और 8 ग्रह करते हैं। ओके, और इन ग्रहों के जो भी उपग्रह हैं वो करते हैं, और अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सौर परिवार भी कहते हैं। तो ये कॉमन चीज़ें हैं, सारी चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं। क्योंकि सौर परिवार क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सूर्य है सौर परिवार का मुखिया होता है, इसीलिए हम इसे सौर परिवार कहते हैं। मुखिया के नाम से हम इसे जानते हैं। यह हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। सूर्य जो है सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल खिंचाव के प्रभाव के कारण सौर परिवार के अन्य सभी सदस्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। क्या कहा गया है कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल या खिंचाव के प्रभाव के कारण परिवार के सभी अन्य सदस्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। आपने देखा होगा कि सूर्य ये है और ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो आगे अब हम बात करते हैं सीधे सूर्य की। सूर्य क्या है हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित अत्यधिक गर्म गैसों से बना तारा है। इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। ये आप याद रखेंगे, हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। तो पहले हम इसे देख लेते हैं, फिर हम यहाँ पे आते हैं। ओके, तो हम क्या बात करते हैं कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ तारा है, बहुत ही गर्म होता है। इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसें आपकी हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। ओके, यहाँ पर आपकी हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। अब देखते हैं ये क्या है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका सूर्य है, आप देख रहे होंगे, और ये सभी जो हैं ग्रह हैं आपके, ये सारे चक्कर लगाते रहते हैं। तो हमारा सौरमंडल यही है, सूर्य जो मुखिया है और ये पूरा हमारा सौरमंडल है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। तो सूर्य हमने देखा गर्म गैसों से बना हुआ तारा है, और ये हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। इन चीज़ों को भी याद रखिएगा, थोड़ी सी वीडियो आपकी लंबी जाएगी, ये चीज़ें याद रखिएगा क्योंकि पूरा चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। ये बहुत बड़ा है, हमारी पृथ्वी जैसे लगभग 13 लाख गोले इसमें समा सकते हैं। सूर्य में हमारी पृथ्वी जैसे लगभग 13 लाख गोले इसमें समा सकते हैं। ये समूचे सौरमंडल को ऊष्मा प्रदान करता है। ये पूरे सौरमंडल को क्या है, ऊष्मा प्रदान करता है। कौन? सूर्य। ओके, सूर्य जो है समूचे सौरमंडल को ऊष्मा प्रदान करता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। और बात करें 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंचता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है, तो 8 मिनट 19 सेकंड में पहुंचता है। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे हम बात करेंगे ग्रह क्या होते हैं। हमने सूर्य के बारे में जान लिया, अब हम देखेंगे ग्रह के बारे में। तो ग्रह में क्या है, देखिए पढ़ लेते हैं जो भी चीज़ें हैं। जो आकाशीय पिंड अपने तारों के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो आकाशीय पिंड हैं अपने तारे के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं। जैसे एक सूर्य एक तारा है और सूर्य के चारों तरफ जो भी ग्रह चक्कर लगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है। जितने भी ग्रह हैं उसमें कोई भी स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वो अपने तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसा कि आपने देखा सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। यानी कि सूर्य एक तारा है, तो सीधे सीधे कहने का मतलब ये है जो ग्रह हैं वो अपने
तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। किसी आकाशीय पिंड के ग्रह होने के लिए उनका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से इनकी आकृति गोल या लगभग गोल तथा ये किसी अन्य ग्रह की कक्षा को ना काटते हों। ठीक है, एक बार हम और देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ, क्या कहा गया है। कहा यह जा रहा है आपका कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका कि किसी आकाशीय पिंड के ग्रह होने के लिए, कोई भी आकाशीय पिंड है उसका जो ग्रह होने के लिए उनका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से इनकी आकृति गोल लगभग गोल हो तथा ये किसी अन्य ग्रह की कक्षा को ना काटते हो। तो ये शर्त होती है ग्रह की कि ये किसी अन्य ग्रह की कक्षा को ना काटते हों। फिर हम आगे देखते हैं कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और सूर्य से बढ़ती हुई दूरी में इनका क्रम है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा। तो ये थोड़ा हम काट देते हैं, अब लिखते हैं। तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी में इनका क्रम क्या है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस और नेपच्यून, यानी अरुण और वरुण कहते हैं। तो इंग्लिश में भी एक बार बता देते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये क्या हो गया, सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है, बुध है, और अगर बात करते हैं कि सबसे दूर कौन है तो नेपच्यून है। तो सौरमंडल के सभी 8 ग्रह अपनी धुरी पर लट्टू की भांति घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जितने भी सौरमंडल में ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। तो जितने भी ग्रह हैं घड़ी की विपरीत दिशा में, जैसे घड़ी हमारी किस दिशा में चलती है, जैसे यहाँ पर है तो वो ऐसे चलती है, लेकिन ये जो ग्रह हैं वो ऐसे उल्टी दिशा में चक्कर लगाते हैं। तो याद रखिएगा इन चीज़ों को। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन ग्रहों में अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, सूर्य जो भी ग्रह हैं जब अपनी धुरी पर क्या है, अपनी धुरी पर ऐसे ऐसे घूमते हैं तो इसे हम परिभ्रमण कहते हैं। जब ये सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, ऐसे जैसे सूर्य के चारों ओर घूमते हैं तो उन्हें परिक्रमण कहते हैं। इन चीज़ों को याद रखिएगा। परिभ्रमण किसे कहते हैं, अपनी धुरी पर ऐसे से घूमना, अपनी धुरी पर केवल घूमना क्या कहलाता है, परिभ्रमण कहलाता है। और जैसे ये सूर्य है और इसके चारों ओर घूमना क्या कहलाएगा, परिक्रमण कहलाएगा। ये याद रखिएगा। फिर बात करते हैं पृथ्वी की, फिर बात करते हैं हम ग्रह की, हमने बात कर ली। पहले हम सबसे पहले बात करेंगे पृथ्वी की। पृथ्वी क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा क्लास लंबी जाएगी, उसके बारे में निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि चैप्टर है थोड़ा सा बड़ा और अगर आपको पढ़ना है तो लंबी क्लास थोड़ी सी लेनी पड़ेगी। ओके, सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह, यानी तीसरा स्थान है पृथ्वी का। दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरे नंबर पर है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अगर पूछा जाता है पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। हमारी पृथ्वी लगभग गोल आकार की है। ओके, यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ध्रुवों पर चपटी हुई है और मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई है, इसलिए इसके आकार को भूआब कहते हैं, ग्वाइड कहते हैं। ये आपको आकार, पृथ्वी का आकार पूछा जाएगा तो आप ग्वाइड कह सकते हैं, तो भूआब कहते हैं इसके आकार को। ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। कहने का मतलब है केवल जीवन है जो पृथ्वी पर ही पाया जाता है, इसीलिए पृथ्वी को हरित ग्रह कहा जाता है। पूछा जा सकता है आपका क्वेश्चन कि हरित ग्रह किस ग्रह को कहते हैं, तो हम पृथ्वी को कहते हैं। ओके, और पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण अंतरिक्ष देश से देखने पर यह नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। तो पृथ्वी को क्या कहते हैं, हरित ग्रह भी कहते हैं और नीला ग्रह भी कहते हैं। क्यों नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि जब अंतरिक्ष से देखा जाता है तो पृथ्वी पर जो पृथ्वी जल की अधिकता के कारण नीले रंग की दिखाई देती है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ओके, फिर अब बात करें यहाँ पर क्या कहा गया है। यहाँ पर यह कहा गया है कि खगोलविदों के अनुसार कई तारों के पास हमारे सौरमंडल की भांति ग्रहों, उपग्रहों आदि आकाशीय पिंडों से बना हुआ सुव्यवस्थित तंत्र हो सकता है। तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखते हैं उपग्रह यानी सैटेलाइट किसे कहते हैं। कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कुछ आकाशीय पिंड जो होते हैं वो अपने ग्रह की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा कहते हैं। यह ग्रह की परिक्रमा करने के कारण, अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं। उपग्रह किसे कहते हैं, जो अपने ग्रह की परिक्रमा करता है उसे क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। ये याद रखिएगा बस, ठीक है। और उपग्रह क्या होते हैं, जो अपने ग्रह की परिक्रमा भी करते हैं और सूर्य की परिक्रमा भी कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो अगर पूछा जाए कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, तो क्या है, चंद्रमा है। ठीक है,
तो ये चीज़ें हो गई उपग्रह के बारे में। अब हम देखते हैं उपग्रह के बारे में। ये देखिए कौन चक्कर लगाने के बारे में है कि कौन कैसे चक्कर लगाता है। एक मिनट, देखिए यहाँ पर सारे ग्रह के नाम दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है। ओके, तो अभी पहले इसके इतना जान लेते हैं, फिर हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, ग्रहों के नाम कहा गया है सौरमंडल में, ग्रहों के रंग के बारे में बात की गई है, सूर्य से दूरी कितनी है ये बारे में बात की गई है, ग्रह का व्यास किलोमीटर में, और अपने अक्ष से चक्कर लगाने का समय, सूर्य से परिक्रमा का समय, और उपग्रहों की संख्या। देखिए ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा बुक में, तो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो हम आपको केवल बता रहे हैं, तो उन चीज़ों को ध्यान में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं इस पे ऊपर, सबसे ऊपर। तो देखिए ये क्या था, हमारा बुध। सिर्फ हमें देखना है कि कितने दिन में परिक्रमा करते हैं और ग्रह की संख्या क्या है, ये चीज़ें आपकी पूछी जाती है। तो ये भी जान लेते हैं, बुध का रंग क्या है, भूरा है, ठीक है। बुध का रंग भूरा है। ये 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है, और इस यहाँ पर एक भी उपग्रह नहीं है। उपग्रहों की संख्या क्या है, 0 है। ओके, उपग्रहों की संख्या क्या है, 0 है। फिर बात करते हैं शुक्र की। एक मिनट, एक सेकेंड रुक जाइएगा थोड़ा सा। ओके, तो हम यहाँ पर बात करेंगे, बुध की हमने बात की, इसका रंग भूरा होता है, 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है, और यहाँ पर उपग्रह की संख्या क्या है, 0 होती है। फिर बात करते हैं शुक्र की। शुक्र का कलर हल्का पीला होता है, ये 225 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है, और यहाँ पर भी एक भी उपग्रह नहीं है। फिर बात करते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी क्या है, नीला हरा है। ये देखिए सूर्य से दूरी के क्रम में है, ये पृथ्वी का रंग नीला हरा है, और ये 365.26 दिन में सूर्य की परिक्रमा करती है, और यहाँ पर एक उपग्रह है चंद्रमा, ठीक है, एक उपग्रह है चंद्रमा। फिर बात करते हैं मंगल की। मंगल का कलर क्या होता है, लाल भूरा होता है, और ये 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है, और यहाँ पर 2 उपग्रह होते हैं। मंगल पर क्या है, 2 उपग्रह होते हैं। फिर बात करेंगे, अभी सारा चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। फिर बात करेंगे बृहस्पति की। ये गुलाबी रंग पर सफ़ेद पट्टी जैसा होता है बृहस्पति, ठीक है, गुलाबी रंग पर सफ़ेद पट्टी जैसा। ये सूर्य की परिक्रमा करता है 11.86 वर्ष में, ठीक है, और यहाँ पर उपग्रहों की संख्या है 69। अब देखिए घटे बढ़े होंगे तो उन चीज़ों को अपडेट करेंगे तो हम देख लेंगे। 69 जैसे कि यहाँ पे बताया गया, और सबसे ज़्यादा उपग्रह यहीं पर पाए जाते हैं, ऐसा अभी तक माना गया है, ठीक है, कि बृहस्पति के जो है सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं शनि के बारे में। तो सुनहरा पीला इसका कलर होता है, और 29.46 वर्ष में सूर्य का चक्कर लगाता है, और यहाँ पर 62 उपग्रह पाए जाते हैं। यानी कि उपग्रह में पहले नंबर पर कौन है, बृहस्पति है, और दूसरे नंबर पर कौन आ जाएगा, आपका शनि आ जाएगा। फिर बात करते हैं यूरेनस की। यूरेनस का कलर क्या होता है, आसमानी होता है, और ये 84 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है, और यहाँ पर 27 उपग्रह यानी उपग्रहों के मामले में तीसरे नंबर पर है। फिर 8वें के बारे में बात करते हैं, नेपच्यून का। यह गहरा आसमानी कलर का होता है, ठीक है, और ये सूर्य की परिक्रमा करता है 164.8 वर्ष में, और यहाँ पर 14 उपग्रह हैं। तो उपग्रहों के मामले में हम मानते हैं, एक मिनट आप देखिएगा अब, कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास हैं, बृहस्पति के पास हैं। पहले नंबर पे बृहस्पति है, दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है शनि, तीसरे नंबर पर आपका आएगा यूरेनस, और चौथे नंबर पर आपका आ जाएगा नेपच्यून। बस इतना क्रम में याद रखिए, और ज़्यादा क्रम याद करने की ज़रूरत नहीं है। और 5वें नंबर पे बात करें तो मंगल आएगा, और 6ठे नंबर पे आपका पृथ्वी आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं शनि एवं यूरेनस जो हैं, इनके ग्रह के चारों ओर विशेष प्रकार की रिंग पाई जाती है, कि वलय जिसे कहते हैं। एक मिनट, ये जो यूरेनस और शनि हैं, यूरेनस और शनि जो हैं, इनके ग्रह के चारों विशेष प्रकार की रिंग पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, वलय कहते हैं। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, किन किन ग्रहों के चारों ओर वलय पाई जाती है। तो कौन कौन से हैं, शनि और यूरेनस। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। अब हम बात करेंगे चंद्रमा की। तो ये सारी चीज़ें अब आपकी इंपॉर्टेंट ही आ गई हैं, इसमें कुछ भी स्किप मत करिएगा। आपको PDF भी मिलेगी, वहाँ से देखिएगा। अब कहिए तो हम पहले डाल देंगे, और कहिए तो हम बुक ख़त्म करने के बाद डालेंगे, जैसा आप कहेंगे, ठीक है। हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पृथ्वी के व्यास का 1/4 है चंद्रमा का व्यास। पृथ्वी के व्यास का 1/4 है चंद्रमा का व्यास, याद रखिएगा। यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है। यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, 3,84,000 किलोमीटर। इन चीज़ों को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो हमने जहाँ बात की थी कि जितने जो चंद्रमा है वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, हमने ये भी बात की थी जितने भी ग्रह हैं अपने तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। चंद्रमा के इस प्रकाश को चांदनी कहते हैं, यानी मून लाइट कहते हैं। चंद्रमा के इस प्रकाश को क्या कहते हैं, मून लाइट कहते हैं, चांदनी कहते हैं।
पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होने के कारण यह रात्रि के आकाश में सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। देखा होगा आपने कि तारों से बड़ा ही चंद्रमा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि देखिए तारे, आपके जो तारे हैं ये सारे बहुत दूर दूर हैं और चंद्रमा आपका पास में है, इसलिए चंद्रमा आपका बड़ा दिखाई देता है। तो यही इसीलिए बोला गया है कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होने के कारण यह रात्रि में आकाश में सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि पृथ्वी के 1/4 है ये, और 3,84,000 किलोमीटर दूर है पृथ्वी से, और पृथ्वी के सबसे निकट होने के कारण ये बड़ा दिखाई देता है और चमकीला दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं आगे, इसे भी जानना जरूरी है, तो इसको भी देख लीजिए। ओके, अब हम आते हैं इस पे। चलिए बात करते हैं शुक्र एवं यूरेनस जो है, इसको छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। जैसा कि हमने अभी बताया था, घड़ी की दिशा, जैसे आपकी घड़ी ऐसे होती है और सुई आपकी ऐसे ऐसे चलती आती है इधर की तरफ, लेकिन जो शुक्र और यूरेनस हैं ये घड़ी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं, यानी कि उल्टा चलते हैं। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो हम बात करेंगे शुक्र एवं यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह विपरीत दिशा में, सॉरी ग्रह शायद हमने बोल दिया था पहले। तो शुक्र और यूरेनस जो हैं ये आपका क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी घड़ी की दिशा में चलते हैं, बाकी जितने भी ग्रह हैं सब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक। और इन दोनों ग्रहों को परिभ्रमण की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। यूरेनस के उपग्रह भी उसके चारों ओर घड़ी की सुई की दिशा में परिक्रमा करते हैं। तो सिंपल सा आप जान सकते हैं कि सभी ग्रह घड़ी के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं, लेकिन शुक्र और यूरेनस जो है वो क्लॉकवाइज चलता है, यानी घड़ी की दिशा में आपका चलता है, और जो इसके उपग्रह हैं यूरेनस के, ये भी घड़ी की दिशा में ही परिक्रमा करते हैं। बस इतना आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। हम बात करेंगे क्षुद्र ग्रह की। तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। ओके, क्या कहा है हमने कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। बस आपसे सिंपल सा पूछा जा सकता है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पर पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच। जैसे ये मंगल है, ये आपका बृहस्पति है, और यहाँ पर आपके क्षुद्र ग्रह पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। तो मंगल और बृहस्पति के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोलविदों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के टुकड़े हैं और करोड़ों वर्ष पहले विस्फोट में बिखर गए थे। आपको सिंपल सा बस इतना ही याद रखना है कि मंगल और बृहस्पति क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, बस। अब बात करेंगे उल्का पिंड की। तो उल्का पिंड क्या होते हैं? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य के जो चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। ये कभी कभी पृथ्वी के इतने निकट आ जाते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल के साथ रगड़कर जलने लगते हैं और जलकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। इस प्रक्रिया में चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है और इन्हें ही टूटता हुआ तारा कहते हैं। जैसे लोग देखते हैं और कहते हैं कि टूटता हुआ तारा जा रहा है, तो वो यही चीज़ें होती हैं कि जो उल्का पिंड होते हैं ये वायुमंडल के साथ जब रगड़ खाकर कभी कभी जलकर पृथ्वी पर गिराते हैं और वहाँ से प्रकाश उत्पन्न होता है, तो उसे हम टूटता तारा कहने लगते हैं। तो ये आप जान गए होंगे उल्का पिंड क्या होते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े। फिर अब हम बात करते हैं पुच्छल तारा किसे कहते हैं। ओके, पुच्छल तारा, तो पुच्छल नाम से ही स्पष्ट है, पूंछ। इसको कॉमेट्स भी कहते हैं, पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु, ठीक है। इसको धूमकेतु भी कहते हैं, पुच्छल तारे को याद रखिएगा। चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस से बने आकाशीय पिंड होते हैं। इनका निर्माण किससे किससे होता है? चट्टान से, बर्फ से, धूल से और गैसों से निर्माण होता है पुच्छल तारों का। अक्सर ये आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं और सूर्य के ताप के कारण इनकी गैसें धूल और बर्फ वाष्प में बदल जाती हैं और यही वाष्प मुख्य पिंड से एक लंबी सी चमकीली पूंछ के रूप में बाहर निकल जाती है और गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे का जो सिर है सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा बाहर की तरफ होती है और यह हमें चमकती हुई दिखाई देती है। तो आप देख सकते हैं, एक बार और देख लीजिए कि पुच्छल तारा अथवा धूमकेतु जो है किससे निर्माण होता है? इनका चट्टान से, बर्फ से, धूल से, गैस से और आकाशीय पिंड से बने होते हैं। और ये जब क्या होते हैं, आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं तो सूर्य के जो ताप होता है उसके कारण इनकी जो गैसें हैं वो वाष्प में बदल जाती हैं, ठीक है। और यही वाष्प जो है मुख्य पिंड से एक लंबी चमकीली पूंछ के रूप में बाहर निकल आता है। ये वाष्प जो है ये पूंछ के रूप में पीछे निकल आता है और गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे का सिर सूर्य की तरफ, तारे का सिर जो है वो सूर्य की तरफ हो जाता है, ये सिर है, और जो पूंछ है वो हमेशा बाहर की तरफ ही रहती है और हमेशा चमकती हुई दिखाई देती है। बस यही चीज़ है, इतना, ठीक है। तो
ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये प्रैक्टिकल आप देखिएगा, आपको PDF दे दी जाएगी, वहाँ से आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं, तो ये पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर बात करते हैं कुइपर मेखला। कुइपर बेल्ट क्या होती है, कुइपर मेखला यानी कुइपर बेल्ट क्या होती है, इनके बारे में हम जानते हैं। तो यह नेपच्यून के पार सौरमंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्तरी यानी कि डिस्क के आकार की विशाल पट्टी है। ये नेपच्यून के पार पाई जाती है। सौरमंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्तरी या डिस्क के आकार में विशाल पट्टी है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित होते हैं। इसमें क्या होते हैं, असंख्य खगोलीय पिंड जो है उपस्थित होते हैं। इनमें कई जो हैं बर्फ़ से बने होते हैं, जिनमें कई बर्फ़ से बने होते हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र से आते हैं। खगोलविदों का अनुमान है कि यहाँ ग्रह जैसे कई बड़े आकाशीय पिंड भी हो सकते हैं। प्लूटो भी इसी मेखला में स्थित है। अगर पूछा जाए प्लूटो किस मेखला में स्थित है, कुइपर मेखला में स्थित है। बस आपके लिए ये इतना ही इंपॉर्टेंट है, यही लाइन आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। और ये पूछा जाता है कहाँ पाए जाते हैं, तो नेपच्यून के पार एक आखिरी सिरों पर तस्तरी के आकार में दिखाई देते हैं, विशाल पट्टी है। इसे भी जाने, देखिए जो लिखा है इसे भी जाने, तो इसे भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। हमारे सौरमंडल में अगस्त 2006 के पहले 9 ग्रह माने जाते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि पहले क्या होते थे, 9 ग्रह होते थे 2000 से पहले। और यम यानी कि प्लूटो 9वां ग्रह था। यह नेपच्यून की कक्षा का अतिक्रमण करता है, यानी कि दूसरों की कक्षा में जाकर अतिक्रमण करता था, उसे परेशान करता था। तो 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने यम को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। तो ये पूछा जा सकता है कि यम को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया था, तो 24 अगस्त 2006 को हटाया गया था, ठीक है। 2006 को बस किसने हटाया था, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने हटाया था। बस इतना आपको याद रखना है। फिर हम आगे बात करते हैं ब्रह्मांड की। अब बात करते हैं ब्रह्मांड क्या होता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानने वाली हैं। तो पहले हम इसको जान लेते हैं, इसे भी जाने। जो लिखा हुआ है, लिखा है प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर। यह दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश द्वारा अंतरिक्ष में एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है कि प्रकाश द्वारा अंतरिक्ष में एक वर्ष में चली गई दूरी क्या कहलाती है, तो ये प्रकाश वर्ष कहलाती है। बस आप इतना याद रखिएगा, ये दूरी मापने की इकाई है। इसकी माप लगभग 946 खरब यानी कि 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होती है। तारों के मध्य दूरी, आकाशगंगा का आकार, आकाशगंगाओं के मध्य की दूरी आदि दूरियां मापने का प्रयोग किया जाता है, यानी कि लंबी दूरी ही मापी जाती है इससे। हमारी आकाशगंगा इतनी विशाल है कि प्रकाश की गति से चलने पर इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में लगभग 1 लाख वर्ष लगेंगे। ये चाहिए याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, प्रकाश वर्ष क्या है। तो प्रकाश द्वारा अंतरिक्ष में एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है, और यह दूरी मापने का इकाई है कौन, प्रकाश वर्ष। बस चलिए अब हम बात करते हैं ब्रह्मांड की। अपने तारों भरे खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह चमकदार पथ मार्ग को भी देखा होगा आपने। जो है हमने थोड़ा सा गलत शायद पढ़ दिया था। आपने तारों भरे खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह चमकदार पथ या मार्ग को देखा हो गया। यह करोड़ों तारों का समूह है, ठीक है। इस पट्टी को आकाशगंगा यानी गैलेक्सी कहते हैं। ये हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। तो इन चीज़ों को याद रखिए, सिंपल सा जो इंपॉर्टेंट है वही देखिएगा। तो ये सारी जो हमने पढ़ा, ये पट्टी क्या कहलाती है, आकाशगंगा कहलाती है। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है, याद रखिएगा। जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसे मिल्की वे कहते हैं, और इसका आकार क्या होता है, सर्पिलाकार होता है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है, और जो भाग हमारे पृथ्वी से दिखाई देता है उसे मिल्की वे कहते हैं, और इसका आकार क्या होता है, सर्पिलाकार होता है, तस्तरी के समान, ठीक है। तो इसमें लगभग 1 अरब तारे होते हैं। हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है। तो सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है। इस प्रकार करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो करोड़ों आकाशगंगाएं जो है मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति और बिग बैंग थ्योरी। ये आपकी पूछी जाती है, बिग बैंग थ्योरी के बारे में पूछा जाता है। तो आज से लगभग 13 अरब वर्ष पहले पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक गर्म सघन छोटे गोले के रूप में था। अधिक गर्मी और सघनता के कारण इसमें अचानक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट को बिग बैंग कहा जाता है। बिग बैंग किसे कहा जाता है, जो पृथ्वी में हमारे विस्फोट हुआ था, हमारे ब्रह्मांड में जो विस्फोट हुआ था। एक बार और पढ़ लेते हैं। आज से लगभग 13 अरब वर्ष पहले पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक गर्म और सघन गोले के समान था, ठीक है, गोले के रूप में था। तो ब्रह्मांड हमारा पहले कैसे था, गर्म और सघन गोले के रूप में था, और अधिक गर्मी और सघनता के कारण इसमें क्या हो गया, विस्फोट हो गया। जब अधिक गर्मी और सघनता के कारण इसमें विस्फोट हुआ तो यही विस्फोट आपका बिग बैंग कहलाता है।
और विस्फोट के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा और इसका फैलाव आज भी जारी है। फिर हम बात करते हैं बिग बैंग की घटना के कुछ करोड़ वर्ष के बाद तारों तथा आकाशगंगाओं का निर्माण होने लगा। वास्तव में आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन हीलियम गैसों तथा धूल कणों से बने विशाल बादल के इकट्ठा होने से हुआ है। तो अगर पूछा जाए आपका कि आकाशगंगा का निर्माण किससे हुआ है, तो हाइड्रोजन हीलियम धूल कणों से बने विशाल बादल के इकट्ठा होने से हुआ है। आकाशगंगा को बनाने वाले इन बादलों को निहारिका कहते हैं, यानी नेबुला कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि आकाशगंगा को जो बादल बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, निहारिका या नेबुला कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण इन बादलों से गैसीय पिंड बने जिससे तारों का निर्माण हुआ। तो क्या कहा गया है कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण ये जो बादल थे, इन बादल से गैसीय पिंड भी बने जिनसे तारों का निर्माण हुआ। और आकाशगंगा के केंद्र, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले हम ये लाइन पूरी कर लेते हैं। आकाशगंगा के केंद्र में एक सेकंड, हाँ, आकाशगंगा के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल है जो गुरुत्व केंद्र का कार्य करता है। इसके कारण आकाशगंगा का अस्थायित्व तो बना रहता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे फिर से ये जानते हैं ये क्या चीज़ें हैं। तो क्या लिखा है, जो चीज़ें हैं वो देख लीजिए आप, कि सबसे दूर स्थित मंदाकिनी से चले प्रकाश को हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 1000 करोड़ वर्ष लग जाएंगे। तो ये ऐसे देख लीजिए, क्या लिखा है, सबसे दूर स्थित जो मंदाकिनी है वहाँ से चले प्रकाश को हमारी अगर पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग कितने 1000 करोड़ वर्ष लग जाएंगे। फिर आगे बात करते हैं, प्रकाश को आकाशगंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचने में 1 लाख वर्ष लगेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी PDF में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो ये भी देख लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं, प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है, फिर भी सौरमंडल पार करने में 24 घंटे से लगते हैं। तो इन चीज़ों को आप PDF में देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं आगे, थोड़ा समय लग रहा होगा, तो ये समय तो आपको लगेगा ही अगर पढ़ना है आपको। तो क्या लिखा है, हमारा सूर्य अपनी आकाशगंगा में लगभग 1000 अरब तारों में से एक तारा है। 100 अरब तारों में से एक तारा है। आज से लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व मंदाकिनी आकाशगंगा की बाहरी भुजा में हमारे तारे यानी सूर्य का जन्म हुआ था, कि भुजा में जो है हमारे सूर्य का जन्म हुआ था। फिर से देख लेते हैं, आज से लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व मंदाकिनी आकाशगंगा की बाहरी भुजा में हमारे तारे यानी कि सूर्य का जन्म हुआ था। सूर्य अपने जन्म से ही आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। वर्तमान में यह आकाशगंगा के बीच की भुजा में स्थित है। सूर्य इस समय कहाँ स्थित है, वर्तमान में आकाशगंगा के बीच की भुजा में स्थित है। तो ये क्वेश्चन आपके पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन पढ़ना जरूरी है। सूर्य की उत्पत्ति के कुछ समय के बाद उसके चारों ओर छोटे छोटे आकाशीय पिंडों और गैसीय बादलों का संचयन होने लगा। सूर्य की उत्पत्ति के बाद कुछ समय बाद उसके चारों ओर छोटे छोटे आकाशीय पिंडों और गैसीय बादलों का संचयन होने लगा। इस संचयन के परिणाम स्वरूप ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, पुच्छल तारों आदि का निर्माण होने लगा। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। इस प्रकार धीरे धीरे हमारा सौरमंडल अपने वर्तमान स्वरूप में प्राप्त किया। ठीक है, अपना वर्तमान स्वरूप सौरमंडल ने हमारा प्राप्त किया। तो और ये चीज़ें भी देख लीजिए, जो ये चीज़ है इसको भी देख लेते हैं। कृष्ण विवर यानी ब्लैक होल क्या होता है, तो ये चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट बनेंगी। ब्लैक होल एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिसका बहुत अधिक भार अथवा द्रव्यमान अत्यंत सीमित स्थान पर एकत्र रहता है, अर्थात इसका घनत्व तो बहुत अधिक होता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, पहली लाइन हम देखते हैं। ब्लैक होल एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिसका बहुत अधिक भार, ठीक है, बहुत अधिक भार अथवा द्रव्यमान, भार को द्रव्यमान ही कहते हैं, अत्यंत सीमित स्थान पर एकत्र रहता है, अर्थात इसका घनत्व तो बहुत अधिक होता है। भार इसका क्या होता है, अधिक होता है, और घनत्व भी अधिक होता है, और एक सीमित स्थान पर एकत्र होता है। इस कारण ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ भी इसके खिंचाव या आकर्षण से बच नहीं पाता है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल जो है बहुत शक्तिशाली होता है। जहाँ तक यह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है, इसके ऊपर जो प्रकाश पड़ता है उसे भी यह अवशोषित कर लेता है, अर्थात इसमें जाने वाला प्रकाश भी इससे बाहर नहीं आ पाता है, इसलिए यह दिखाई भी नहीं देता है। ठीक है, जब इतना प्रकाश अवशोषित कर लेता है तो इसलिए यह दिखाई भी नहीं देता है, और इसके स्थान पर केवल काला रंग ही दिखाई देता है। तो जो ब्लैक होल है उसके स्थान पर क्या है, काला रंग ही दिखाई देता है, इसलिए इसे कृष्ण विवर या ब्लैक होल कहते हैं। तो सीधा सीधा कहने का आप जान गए होंगे कि एक आकाशीय पिंड है ब्लैक होल जो है, और इसका भार अधिक है, घनत्व भी अधिक है, और एक ही ये सीमित स्थान पर एकत्र रहता है, और इसका गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक शक्तिशाली होता है, और जो भी प्रकाश इसमें जाता है तो सबको ये आकर्षित अवशोषित कर लेता है। इसी कारण ये सिर्फ वहाँ पर एक काला
रंग ही दिखाई देता है, इसलिए इसे कृष्ण विवर या ब्लैक होल कहते हैं। बस इतना याद रखना है आपको। फिर हम देखते हैं आगे। आगे आपका क्या है, चैप्टर ये खत्म हो गया पहला वाला। तो कुछ शब्दार्थ आप देख लीजिए। अंतरिक्ष किसे कहते हैं, विभिन्न आकाशीय पिंडों के बीच वायु रहित रिक्त संस्थान, इसे कहते हैं अंतरिक्ष। और ब्रह्मांड किसे कहते हैं, असीम विशाल अंतरिक्ष जिसमें करोड़ों आकाशगंगाएं होती हैं। फिर बात करते हैं उपग्रह किसे कहते हैं, वो आकाशीय पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं या तारे की परिक्रमा करते हैं। खगोलविद की बात करें, वे वैज्ञानिक जो ब्रह्मांड के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, खगोलविद कहते हैं। बस ये आपका पहला चैप्टर कौन सा, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। थोड़ा बड़ा चैप्टर था, समय भी ज़्यादा लगा होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो आप याद रखिएगा। और इसकी PDF आप कमेंट करिएगा, जैसे भी आपको चाहिए आपको तो मैं तुरंत दे दूँ, और अगर चाहिए आपको कि बुक ख़त्म हो जाए उसके बाद दीजिए तो उसके बाद देंगे। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे चैनल पे। और ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए A to Z आपका किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा आपका। SCERT की बुक आपने KVS में देखा होगा, NCERT की लाइन टू लाइन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, ये चीज़ भी याद रखिएगा। चलिए हम लास्ट में चलते हैं चैप्टर के, फिर कुछ चीज़ें शेयर कर लेते हैं। देखिए फिर उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हुआ है, तो इन चीज़ों को वीडियो को आप एक बार और देख लीजिएगा, और PDF तो आपको मिल ही जाएगी। तो ये सारा एक्सरसाइज था, तो इसमें आपको कुछ करना है। फिर अगला चैप्टर हमारा पृथ्वी और चंद्रमा है, तो इसको भी हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो इसी के साथ ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाँ, और प्लीज़ बने रहें हमारे चैनल पर। देखिए आपका वीडियो एग्ज़ाम की भी डेट लगभग मई में फिक्स हो रही है, मई में ही एग्ज़ाम हो जाएगा आपका। तो यहाँ से क्वेश्चन भाई ये बेसिक आपसे यहाँ से कंप्लीट होगा। बेसिक चीज़ें अगर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगी तो आप बाकी आगे जहाँ से भी पढ़ना है पढ़ सकते हैं। तो ये मान के चलिए आपका यहाँ से इस चैनल से, ये बात याद रखिएगा, इस चैनल से आपका जो UPSCERT की संपूर्ण बुक, ये याद रखिएगा, UPSCERT की GS की संपूर्ण बुक हम यहाँ से करेंगे, सारी बुक करेंगे, सारी बुक का PDF आपको दिया जाएगा। तो अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं हमसे तो जुड़े रहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण ही साबित होगी, कोई भी चीज़ आपके नुकसानदेह नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। तो एक सेकेंड, हाँ थोड़ी सी लंबी क्लास हुई, तो इसके लिए, अब लंबा चैप्टर था तो क्लास भी लंबी हो गई, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। तो ये चैप्टर हम, ये क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।